हाय बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 11 लेसन 2 का अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। कल आप लोगों को पढ़ाया गया था वर्गीकी, वर्गीकरण और जगत। आज आप लोगों को इससे आगे पढ़ाया जाएगा जात पढ़ाया गया था। जात के बाद आपको एक पॉइंट बताया गया था उपजाति। उपजाति में क्या होता है? उपजाति का मतलब होता है किसी भी जाति, चाहे जो जाति हो, किसी भी जाति के भौगोलिक कारणों से अलग हुई स्थानीय समष्टि के समूह को, किसी भी जाति के, कोई भी जाति है, किसी भी भौगोलिक कारण से अपने जाति से अलग हो गई है, अर्थात उसकी मेन जाति यहाँ थी, लेकिन कुछ ऐसे भौगोलिक कारण हुए उसको किसी दूसरी जगह रहना पड़ा, तो निश्चित रूप से दूसरी जगह रहने के कारण उसमें कुछ न कुछ अंतर आएंगे, तो उन अंतरों के कारण चूंकि इनके जो बाद में लक्षण प्राप्त किए जाते हैं, भौगोलिक वातावरण के कारण उनके जातियों में, उनके लक्षणों में जो चेंजेज आ जाते हैं, उनको एक नई श्रेणी उपजाति की श्रेणी में रखा गया है, जिसको आप कह सकते हो परिभाषा के रूप में कि किसी जाति के भौगोलिक कारणों से अलग हुई स्थानीय समष्टि के समूह को उपजाति कहते हैं। ठीक, अगली है ये जीवों का नामकरण। अभी आपने क्या पढ़ा? उपजाति आपने पढ़ा। अगला है जीवों का नामकरण। जीवों का नामकरण निश्चित रूप से अगर इस पृथ्वी पर आप आए हो, आपको जन्म मिला है, चाहे कोई भी जंतु है, जो लगभग 12 लाख जंतुओं की जातियां हैं, कोई भी जंतु हो उनका तो नामकरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना नामकरण के पहचान नहीं मिलेगी। उनका अध्ययन करने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमको कठिनाई उत्पन्न होगी। तो जीवों के नामकरण में किसी जीव की खोज के बाद वर्गीकी में उनका नाम निर्धारित किया जाता है। किसी भी जीव की अगर हम खोज करते हैं तो खोज करने के बाद उनको हम वर्गीकी में उनका स्थान देंगे, उनका नामकरण भी करेंगे, उनका नाम निर्धारित करेंगे। नाम निर्धारित करने के बाद उनको उनके लक्षणों के आधार पर उनका हम नाम निर्धारित करेंगे। नाम निर्धारित करने के बाद उनको हम एक निश्चित नाम देते हैं। वही एक निश्चित नाम देना ही नामकरण कहलाता है। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं किसी जीव की खोज के बाद वर्गीकी में उनका नाम निर्धारित करना, वर्गीकी में उनका नाम तथा स्थान निर्धारित करना। नाम निर्धारित करने के बाद उनको एक निश्चित नाम देना, ही नामकरण कहलाता है। यह नामकरण भी 2-3 प्रकार का होता है। जैसे एक नाम है उसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको उनका 2 नाम, जैसे मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपने लिखा होगा होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। इसमें एक पद्धति है, नामकरण की एक पद्धति है, द्विनाम पद्धति। नामकरण पद्धति, अब चूंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबका एक निश्चित नाम रख दिया गया है। कोई भी जीव है, जैसे हम लोग हैं
हमारे यहाँ मनुष्य को आदमी, अंग्रेजी में मैन, अन्य भाषाओं में कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे देश में चले गए, हमने कहा वह उस आदमी को देखो, तो अगला ये नहीं जान पाएगा आदमी मीन्स क्या होता है। तो हमको एक ऐसे नाम की आवश्यकता होती है जिसको पूरा विश्व जाने। अर्थात जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। अगर हम किसी भी देश में जाएंगे, वो हमारी भाषा को नहीं समझ पा रहा है, या किसी जैसे होमो सेपियंस सेपियंस अगर आदमी नहीं समझ पा रहा हो आदमी कहने पर, तो आप निश्चित रूप से होमो सेपियंस सेपियंस कह सकते हो। इसका मतलब वो पक्का मानव जाति के बारे में जान जाएगा। ये द्विनाम पद्धति जो है, द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने करी थी? ये एक देश है स्वीडन। स्वीडन के वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। क्या नाम था? कैरोलस लिनियस। ये कैरोलस लिनियस जो थे, इन्होंने द्विनाम पद्धति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अर्थात द्विनाम पद्धति के जनक जिसको आप कह सकते हो कौन है? कैरोलस लिनियस। कहाँ के थे? स्वीडन के। ठीक, इसके अनुसार द्विनाम पद्धति के अनुसार या कैरोलस लिनियस के अनुसार कि प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं। इस संसार में, इस प्रकृति में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के दो ही नाम होते हैं। पहला नाम जेनरिक नाम होता है। पहला नाम जेनरिक नाम होता है जो वंश को प्रकट करता है, उस जीव के वंश को प्रकट करता है। ठीक, ये उसके वंश को प्रदर्शित करता है। पहला नाम जो है उसके वंश को प्रदर्शित करता है। दूसरा नाम जो है वो उसके जाति को प्रदर्शित करता है। वो उसके जाति को प्रदर्शित करता है। जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और शेष अक्षर स्मॉल अक्षर में लिखे जाते हैं। अर्थात जाति के जितने भी अक्षर होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, और वंश के जितने भी अक्षर होते हैं पहला अक्षर कैपिटल में और टोटल स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ये था आपका द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति में आपने क्या पढ़ा? द्विनाम पद्धति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? कैरोलस लिनियस ने, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। ये जो द्विनाम पद्धति में पहला नाम वंश को प्रकट करता है, जिसमें पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और टोटल अक्षर स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। जबकि जाति के जितने भी अक्षर होते हैं वो टोटल स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। अर्थात द्विनाम पद्धति में जो पहला अक्षर होता है, शब्द नहीं, पहला अक्षर, पहला जो शब्द बनता है वो शब्द वंश को प्रकट करता है और दूसरा शब्द जाति को प्रकट करता है। होमो सेपियंस ये जो है वंश को प्रकट करता है, जो सेपियंस है वो जाति को प्रकट करता है। ये तो था हमारा द्विनाम पद्धति। अब अगला पॉइंट है त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति में क्या होता है? त्रिनाम पद्धति यही जो आपको बताया गया था, कुछ डिफरेंसेज आ जाते हैं जो आपने उपजातियों में देखा है। ठीक, तो त्रिनाम पद्धति में जीवों के नाम, त्रिनाम पद्धति जीवों के नामकरण की वह पद्धति है जिसमें किसी जीव का नाम 3 शब्दों से बना होता है। द्विनाम पद्धति में जीवों का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है।
जबकि त्रिनाम पद्धति में जीवों का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो पहला शब्द होता है वो उस जीव के वंश को प्रकट करता है। त्रिनाम पद्धति में 3 शब्द होते हैं, त्रिनाम पद्धति में 3 शब्द होते हैं, द्विनाम पद्धति में 2 शब्द होते हैं। तो द्विनाम पद्धति में पहला शब्द वंश को प्रकट करता है और दूसरा जाति को प्रकट करता है, जबकि त्रिनाम पद्धति में जो पहला शब्द है, त्रिनाम पद्धति में पहला शब्द उस जीव के वंश को प्रकट करता है, दूसरा शब्द उस जीव के जाति को प्रकट करता है और तीसरा शब्द उस जीव के उपजाति को प्रकट करता है। अर्थात पहला वंश, दूसरा जाति, तीसरा उपजाति। अभी आपको हमने एक एग्जाम्पल बताया था कव्य के बारे में। जैसे कव्य का वैज्ञानिक नाम है कोर्वस स्प्लेंडेंस। कोर्वस स्प्लेंडेंस भारतीय कौवा जो होता है, स्पेशली भारतीय कव्य सामान्य कव्य होते हैं, इनका नाम, भारतीय कव्य का नाम हम कह सकते हैं कोर्वस स्प्लेंडेंस। ठीक, हाँ, तो आप लोगों को बताया जा रहा है कि पहला त्रिनाम पद्धति में पहला शब्द वंश को, दूसरा जाति को, तीसरा उपजाति को प्रकट करता है। जैसे कव्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कोर्वस स्प्लेंडेंस। कोर्वस स्प्लेंडेंस। भारत में जो कव्य पाए जाते हैं वो सामान्य प्रजाति के पाए जाते हैं। तो अब चूंकि कौवों में अंतर आ गया तो इसके बारे में भी हमको इसके बारे में पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे आप जान लो भारतीय कौवा, अभी आपको बर्मा के कौवे के बारे में बताया जाता है जिसको आप बर्मी कौवा कह सकते हैं। तीसरा श्रीलंकाई कौवा। आपको बताया गया था जो भारतीय कौवा होता है उसका नाम कोर्वस स्प्लेंडेंस होता है। तो जब त्रिनाम पद्धति में आ जाता है तो इसका नाम हो जाता है कोर्वस स्प्लेंडेंस। स्प्लेंडेंस कोर्वस स्प्लेंडेंस जो बर्मा का कौवा है उसको भी यही कहेंगे। कोर्वस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। और जो आपका लंकाई कौवा है, लंका का कौवा, उसमें भी थोड़ा भिन्नता आ जाती है। उसको हम भी, उसका भी यही नाम है कोर्वस स्प्लेंडेंस। स्प्लेंडेंस प्रोटेगेट।
कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटेगेटस। अर्थात यही केवल तीनों देश के गांवों में हल्का सा अंतर होने के कारण इनको उपजातियों में रख दिया गया है। तो भारतीय कौवे का नाम कोरवस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। वर्मी कौवे का नाम कोरवस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, और जबकि लंकावी कौवे का नाम है कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटेगेटस। ठीक, ये तो था आपका पॉइंट, ये वाला आपका वर्गीकरण वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब इसमें एक नई चीज, एक नया पॉइंट आ गया, हर्बेरियम।